नमस्कार दोस्तों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। क्या नाम है? तत्वों का वर्गीकरण। देखो, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले अपन इस वर्गीकरण शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्गीकरण शब्द होता क्या है। इस वर्गीकरण शब्द को आपने छोटी कक्षाओं से ही देखा होगा, छठी सातवीं कक्षा में भी आपने इस वर्गीकरण शब्द को देखा होगा या इस वर्गीकरण शब्द के बारे में पढ़ा होगा। आज भी अपन फिर से इस वर्गीकरण शब्द के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। देखो, जो वर्गीकरण होता है वो किसी भी विषय का या किसी भी सब्जेक्ट का या कोई भी टॉपिक का एक सुव्यवस्थित अध्ययन होता है। कैसा अध्ययन होता है? सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जिससे कि उस विषय वस्तु के बारे में हम आसानी से पढ़ सकें, उस विषय वस्तु को हम लंबे समय तक याद रख सकें। इस प्रकार से उस विषय वस्तु को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। अब यहीं से तत्वों के वर्गीकरण की परिभाषा निकलती है। तत्वों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। दूसरी तरीके से देखें कि तत्व के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, इसी प्रकार से जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, इन भौतिक गुणधर्म और इन रासायनिक गुणधर्मों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन भी क्या कहलाता है? तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि इन तत्वों के वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, या ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि इन्हें इन तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। देखो, अब तक जो जितने तत्व खोजे जा चुके हैं, लगभग 114 तत्व हैं जो खोजे जा चुके हैं। अब इन 114 तत्वों में से कुछ तत्व जो हैं वो हैं मानव निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा निर्मित हैं। और अधिकांश जो तत्व हैं, कैसे? अधिकांश जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं। कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। अब इन 114 तत्वों के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं और जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उन भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों को अलग अलग याद रखना एक कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है कि ताकि इन 114 तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित कर, अर्थात समान गुण वाले तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जिससे उन तत्वों को हम आसानी से याद रख सकें और उनको हम लंबे समय तक याद रख सकें। इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब तत्वों के वर्गीकरण में डॉबेराइनर, ठीक है, डॉबेराइनर ने एक नियम दिया जिसे डॉबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के लिए या तत्वों को सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक नियम दिया जिसे डॉबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इसी प्रकार से न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। मेंडेलीफ ने वर्गीकरण के लिए सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई। इस आवर्त सारणी को आधुनिक रूप हेनरी मोजले ने दिया, या आधुनिक आवर्त सारणी जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था हेनरी मोजले। अब सबसे पहले अपन डॉबेराइनर के त्रिक नियम के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम क्या है। देखो, डॉबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए या समान गुण वाले तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए 3 तत्वों का एक समूह बनाया। तीन तत्वों का क्या बनाया? एक समूह बनाया, जिनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक जो गुणधर्म थे वो समान थे। अब इन 3 तत्वों के समूह को उसने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया और देखा कि जब पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का अगर औसत निकालें, क्या निकालें? पहले वाले तत्व और
तीसरे वाले तत्व का अगर औसत निकालें तो वो औसत मध्य वाले तत्व के औसत या मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर प्राप्त होता है। यदि पहले वाले तत्व और तीसरे तत्व का क्या निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो वो मध्य वाले परमाणु भार के बराबर प्राप्त होता है। क्योंकि डॉर्विनियन नामक वैज्ञानिक ने 3 तत्वों का समूह बनाया था, इसलिए इस नियम को डॉर्विन का त्रिक नियम कहते हैं। ये जो डॉर्विन का त्रिक नियम था वो केवल 3 तत्वों के समूह तक ही लागू हो पाया था, आगे वाले तत्वों तक ये नियम लागू नहीं हो पाया, इसलिए इस नियम को यहीं पर छोड़ दिया गया। दूसरा तरीक देखो कौन सा था, दूसरा तरीक ये था जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को सम्मिलित किया गया था। ऐसे तीसरा तरीक ये था जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंथियम और बेरियम को सम्मिलित किया गया और उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। और देखा कि जब पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का औसत निकाला जाता है, पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का जब औसत निकाला जाता है तो वो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर प्राप्त होता है, या मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर प्राप्त होता है। जैसे 40 प्लस तीसरा तत्व 137, इसका औसत निकाल लो, आ जाएगा 177/2 अर्थात 88, क्योंकि मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ऐसा डॉर्विन अपने त्रिक नियम में बताता है। क्योंकि ये 3 तत्वों के 3 समूह तक इसका नियम लागू हो पाया था, इसलिए इसे वर्गीकरण को यहीं पर छोड़ दिया गया। और इसके बाद जिस वैज्ञानिक ने वर्गीकरण करने का प्रयास किया था उनका नाम था जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए 8 तत्वों का एक समूह बनाया, या 8 तत्वों के एक समूह को अपने नियम में सम्मिलित किया था। देखो जब डॉर्विनियर का त्रिक नियम विफल हो गया था, या डॉर्विनियर ने जिस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था वो विफल हो गया था, तो उसका नियम अनुपयुक्त हो गया। तो उसके बाद जिस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया उनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक नियम दिया जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनको कैसे व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था। ठीक है, कैसे व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। और देखा कि जो 8वां तत्व है, कौन सा तत्व है, 8वां तत्व है, वो प्रथम तत्व से, कौन से तत्व से, प्रथम तत्व से गुणों में क्या रखता है, समानता रखता है। क्या रखता है, 8वां जो तत्व है वो प्रथम तत्व से गुणों में समानता रखता है। जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, और नी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7वें सुर के बाद जो 8वां सुर होता है वो प्रथम सुर से समानता रखता है। उसी प्रकार से इसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम में ये जो 8वां तत्व होता है वो प्रथम तत्व से गुणों में क्या रखता है, समानता रखता है। किसके अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। इसी प्रकार से जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम के साथ गुणों में क्या रखता है, समानता रखता है। लेकिन न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो भी कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, इससे आगे वाले तत्वों पर ये नियम लागू नहीं हो पाया, इसलिए इसका नियम भी कैसा हो जाता है, अनुपयुक्त। कैसा हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है या अनुपयोगी हो जाता है, हो जाता है अनुपयुक्त या अनुपयोगी हो जाता है। क्या, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब जिस वैज्ञानिक न्यूलैंड के बाद जिस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण
करने का प्रयास किया था, उनका नाम था मेंडेलीव, जिन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण